हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होती है। देन उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ये क्वेश्चंस थोड़े बहुत बेस्ड होंगे फिल्टर के ऊपर। हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर के क्वेश्चंस हम थोड़े बहुत देखेंगे और उसके बाद मिक्स क्वेश्चन थोड़ा सा हम करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो होती क्या है। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का मतलब वो फ्रिक्वेंसी जिसके ऊपर जो गेन है, तो गेन का मतलब वोल्टेज गेन √2 से रिड्यूस हो जाए, है ना। वो फ्रिक्वेंसी जिसके ऊपर वोल्टेज गेन √2 के साथ रिड्यूस हो जाए, √2 से रिड्यूस हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को हम यहाँ पर जो इसकी वैल्यू देते हैं वो कैसे देते हैं, ओमेगा सी इक्वल्स टू 1/RF। RF का मतलब फीडबैक रेजिस्टेंस, एंड CF, RF एंड CF, इसको हम लिखते हैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। जो फैक्टर √2 है ये 3 डेसिबल को भी रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करता है, 3 डेसिबल को भी रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट 3 डेसिबल डिक्रीज, मतलब रिड्यूस हो रही है। 3 डेसिबल जो डिक्रीज हो रही है। अगर मैं डेसिबल में लिखूं, वोल्टेज गेन को डेसिबल में रिप्रेजेंट करूं, तो वोल्टेज गेन 3 डेसिबल से रिड्यूस हो रहा है, विच इज गिवन 10/√10। 10/√10 ये किसके बराबर है? अगर मैं डेसिबल में लिखना चाहूं तो 20 log 10/√2 dB। और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 70 dB। 17 dB 20 था, 20 में से कितना रिड्यूस हो गया? 3, तो कितना आ गया? 17। तो इसको हम इसलिए 3 डेसिबल डिक्रीज भी लिखते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर जो फ्रिक्वेंसी है कितने डेसिबल से रिड्यूस हो जाती है, या रिड्यूसिंग फैक्टर कितना होता है, तो ये आपको याद रखना है। हालांकि इस चीज़ के लिए हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर के कर्व बनते हैं, वहां पर ये फ्रिक्वेंसी को शो किया जाता है कि ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, इसके ऊपर जो रिड्यूस हो रहा है वो इतना हो रहा है और वो क्यों हो रहा है, तो उस चीज़ से हमें मतलब है नहीं, तो वो हम इसमें इतना घुसेंगे भी नहीं। ठीक है, तो ये हो गई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के ऊपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी डिफाइन क्या कर रही है कि द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी डिफाइंस द फ्रिक्वेंसी आफ्टर विच गेन डिक्रीज इन LPF और गेन इंक्रीज। यदि गेन इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वो है हाई पास फ्रिक्वेंसी, हाई पास फिल्टर। और अगर गेन डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? लो पास फिल्टर। ठीक है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ये डिफाइन कर रही है कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के बाद यदि गेन डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि लो पास फिल्टर है। और यदि गेन इंक्रीज हो रहा है तो ये कौन सा फिल्टर है? हाई पास फिल्टर है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको शो किया गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कल भी हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चन किए थे। अब यहाँ पर हमें एडिशनल क्या पूछा गया है? हमें ये पूछा गया है कि ये कौन से टाइप का फिल्टर है, ये हमने कल डिस्कस भी किया था। और अब हमें इसमें ये पूछा गया है कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बतानी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे? कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर जो वोल्टेज है, यहाँ पर वोल्टेज मान लिया मैंने Vx वोल्टेज है, तो यहाँ से मैं एक इमेजिनरी लाइन कनेक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर Vx वोल्टेज है, तो यहाँ पर भी वोल्टेज क्या होगा? Vx होगा। अब इस Vx की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होता है? यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है। कैपेसिटर का रिएक्टेंस हम किससे लिखते हैं? XC से। और XC की वैल्यू क्या होती है? 1/J। J इसका काम करता है आयोटा, तो ओमेगा C। ये हो गया यहाँ पर रिएक्टेंस। तो यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं? Vx इक्वल्स टू V in, और ये XC ऑन XC प्लस यहाँ पर रेजिस्टेंस है R। मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस है R1, तो इसको मैं लिख दूंगा R1। तो सबसे पहले तो हमें ये वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस होता तो XC की जगह या XI की जगह यहाँ पर क्या हो जाता? R हो जाता, सिर्फ इतना सा चेंज होता। तो ये आप गांठ बांध लेना, इसको ऐसे करना है। तो Vx की वैल्यू मैं एक बार यहाँ पर लिख दूं। मैंने आपको बता दिया Vx की वैल्यू कैसे आएगी। तो Vx की वैल्यू किसके बराबर है? V in इंटू 1/J ओमेगा C। J जो है वो किसका काम कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है, मतलब वो आयोटा को शो कर रहा है। और ये हो गया R प्लस 1/J ओमेगा C। यहाँ से Vx की वैल्यू हमने निकाली, तो Vx को फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा V in ऑन 1 प्लस J ओमेगा RC। अब यहाँ पर इस सर्किट के अंदर हम किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे इस पॉइंट के ऊपर। मान लो ये पॉइंट है P, तो यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो कर रही है, लेट सपोज I1, और यहाँ से ये करंट फ्लो कर रही है, मान लिया हमने कितनी है? I2। तो I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और हम किरचॉफ करंट लॉ लगा रहे हैं कहाँ पर? P पॉइंट के ऊपर। तो अप्लाई KCL एट पॉइंट P। तो पॉइंट P के ऊपर हम KCL लगाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ देखो, यहाँ पर वोल्टेज कितना है? 0। तो 0 माइनस Vx अपॉन R। R की वैल्यू कितनी है? 1। और इसी तरह से यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, तो हाई से लो की तरफ फ्लो होगा,
तो यहाँ पर वी नॉट, यहाँ पर वी एक्स, तो वी नॉट माइनस वी एक्स और यहाँ अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितने का 10 का, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। तो ये क्या बनेगा 0 माइनस वी एक्स अपॉन 1 किलो ओम में है, और यहाँ पर क्या बनेगा वी नॉट माइनस वी एक्स अपॉन 10, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई 0 के। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वी नॉट की वैल्यू बनेगी 11 वी एक्स, 11 वी एक्स अपॉन, और ये बनेगा 10, 11 वी एक्स अपॉन 10, इसको मैं तरीके से लिख देता हूँ, ये वी एक्स है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वी एक्स की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दो। वी एक्स की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे तो ये बनेगा 11 अपॉन 10, और वी एक्स की वैल्यू कितनी है, वी एक्स की वैल्यू है वी इन, तो वी इन अपॉन 1 प्लस 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पर भी 10 होगा, तो ये 10 से 10 कैंसिल कर दो, तो 11 वी इन, ये बनेगा 11 वी इन ऑन 1 प्लस जे ओमेगा आर सी। हमारे पास ये वैल्यू आ गई है इसकी, ये आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आ गई। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे वी नॉट अपॉन वी इन, और ये किसके बराबर हो जाएगा 11। अब ये नीचे किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मैग्नीट्यूड लिख दो, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा आर सी का स्क्वायर, तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर आर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब कई लोगों का सवाल होगा कि सर आपने जे का स्क्वायर क्यों नहीं किया, जे का नहीं करना है, जिस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं ना, एक्स प्लस आयोटा वाई और उसका मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक वैसे ही कहानी यहाँ पर करनी है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यदि ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी, इनिशियली ओमेगा की वैल्यू लो है तो वोल्टेज की वैल्यू हाई है, जैसे जैसे हम ओमेगा की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज गेन रिड्यूस होता जाएगा, और जब ओमेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ गेन रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा फिल्टर होता है, लो पास फिल्टर। ये कौन सा फिल्टर हो गया, लो पास फिल्टर हो गया, तो इट इज लो पास फिल्टर, इज लो पास फिल्टर। तो ये कौन सा फिल्टर हो गया, लो पास फिल्टर हो गया। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और पूछिए हमें, तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करें, वो हमने अभी देखा, वन ओमेगा सी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर सी, ओमेगा सी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर सी। यहाँ पर सी की जो वैल्यू है वो हमें कितनी गिवन है, 1 अपॉन 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 1 किलो ओम ना, तो ओमेगा सी यहाँ पर हम वैल्यू रखें, यहाँ पर वैल्यू यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखें तो इसको मैंने लिख दिया 2 पाई एफ सी, और आर की जगह लिख दिया मैंने 1 किलो ओम, तो 1 किलो ओम का मतलब 10 पावर 3, और सी कितना है 1 अपॉन 2 पाई, 1 अपॉन 2 पाई है ना, तो 1 अपॉन 2 पाई म्यू एफ का मतलब हो गया 10 पावर -6। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 10 पावर 6 ऊपर आएगा इंटू 2 पाई, और यहाँ बनेगा 2 पाई इंटू 10 पावर 3, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी बनेगी 10 पावर 3 हर्ट्ज। 10 पावर 3 हर्ट्ज को हम लिख सकते हैं 1 किलो हर्ट्ज। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ऐसा कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में ये नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अब इसमें एडिशनल आपसे एक पूछा जा सकता है कि डीसी गेन और बताओ, है ना, और यहाँ पर जो एम्पलीफायर था हमारे पास, कौन सा एम्पलीफायर था, नॉन इन्वर्टिंग, क्योंकि जो वोल्टेज है वो किसके ऊपर अप्लाई हो रही है, वो प्लस टर्मिनल पर अप्लाई हो रही है, तो वो किसका काम कर रहा है, नॉन इन्वर्टिंग का। तो एक एडिशनल चीज आपसे पूछी जा सकती है, डीसी गेन बताओ, तो डीसी गेन फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए अगर हमें डीसी गेन बताना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसकी वैल्यू बराबर होगी 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई। आर एफ की वैल्यू जो है यहाँ पर वो कितनी है 10 है, और आर आई की वैल्यू 1 है। अब आर एफ कौन सा है, आर आई कौन सा है, तो ये तो है कौन, आर आई, ये आर आई है, और ये कौन है, आर एफ है, आर एफ अपॉन आर आई। तो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ गया 11। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसका जो डीसी गेन हुआ वो कितना हुआ 11, ठीक है, आ गया समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर दिया चेंज, देखो कैपेसिटर और रेजिस्टर की जो जगह है वो चेंज कर दी, इंटरचेंज कर दिया, बाकी सारी कहानी सेम है। अब यहाँ पर क्या करना है, करना तो वही है, वी एक्स निकालना है, क्योंकि यहाँ से आपको वी एक्स को कनेक्ट करना है। तो अब वी एक्स निकालने का आपका जो प्रोसीजर है वो क्या होगा, वी एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या होगा, वी इन अपॉन सी, यहाँ पर आ गया, तो सी की जगह क्या लिखोगे, सी की जगह आप क्या लिखोगे, एक्स सी, और ये क्या बनेगा 1 अपॉन जे ओमेगा सी, ठीक है, वी एन। अब रेजिस्टर यहाँ आ गया तो यहाँ लिखा मैंने आर, और ये हो गया 1 अपॉन जे ओमेगा सी प्लस आर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वी एक्स की वैल्यू आ जाएगी,
और ये वी एक्स की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी वी इन और जे ओमेगा आर सी और 1 प्लस जे ओमेगा आर सी, ये हमारे पास वैल्यू बन गई वी एक्स। वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो पहले लगाया था। यहाँ इस पॉइंट को कंसिडर कर लो पी, यहाँ से करंट का फ्लो करा दो, इस करंट को लिख दो I1 और यहाँ से करंट का फ्लो करा दो, इस करंट को लिख दो I2। अब हम लिखेंगे अप्लाई के सी एल एट पॉइंट पी। तो अप्लाई के सी एल एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर के सी एल लगाना है। तो ये क्या बनेगा I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। I1 की जो वैल्यू है वो कितनी लिखोगे आप, वो लिखोगे 0 माइनस वी एक्स अपॉन R1 और 2 की वैल्यू कितनी लिखोगे, वी नॉट माइनस वी एक्स अपॉन आर एफ और इसको किसके इक्वल कर दोगे, 0 के। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वी नॉट अपॉन वी इन की। वी नॉट अपॉन वी इन की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो वी नॉट अपॉन वी इन, एक बार मैं इक्वेशन को लिख लेता हूँ यहाँ पर। वी नॉट अपॉन वी इन को जब आप सॉल्व करोगे तो वी एक्स की वैल्यू भी हमें वहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। वी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये रही। तो मैं सारी वैल्यू लिखने के बाद ये वैल्यू लिख रहा हूँ। तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास आर जे ओमेगा सी 1 प्लस आर जे ओमेगा सी और ये बनेगा 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई ना। ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, आर एफ अपॉन आर आई, जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। वी नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और वी नॉट अपॉन वी इन, यानी कि वी एक्स की वैल्यू भी अगर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये अब इतना सा काम आप कर सकते हो। इसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे लिखा जाएगा, वी नॉट अपॉन वी इन। यहाँ पर देखो ऊपर भी कॉम्प्लेक्स में और नीचे भी, तो इसको सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ओमेगा आर सी, ये तो एज इट इज लिख लिया और नीचे वाला चला गया रूट में, तो ये क्या आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर। इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रहेगा 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई। अब ओमेगा आर सी से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये बनेगा 1 अपॉन, यहाँ डिवाइड करेंगे इसको तो ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा आर सी अंदर जाएगा तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस वन और ये बन गया 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई। तो यहाँ पर अगर आप रिलेशन देखो, ये रिलेशन देखो, तो ये रिलेशन शो कर रहा है किसको, हाई पास फिल्टर। क्यों, क्योंकि यहाँ ओमेगा जो है वो 1 अपॉन में चला गया, यानी कि रेसिप्रोकल आएगा तो वो किस में होकर आएगा, वो आएगा प्रोपोर्शनल में, यानी कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा कि यदि हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे, इनिशियली फ्रिक्वेंसी की वैल्यू लो है तो वोल्टेज गेन भी क्या होगा, लो होगा। जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे गेन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा फिल्टर होगा, हाई पास फिल्टर। ये कौन सा फिल्टर होगा, हाई पास फिल्टर। ये कौन सा फिल्टर होगा, हाई पास फिल्टर। जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगी, 1 अपॉन आर। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के अगर हम बात करें तो डीसी गेन, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के केस में होता क्या है, डीसी गेन की बात कर रहे हैं। जो कैपेसिटर है वो चेंज हो जाता है एक ब्रेक्ड वायर। ब्रेक्ड वायर का मतलब वो एक वायर जो टूट गया उस पर चेंज हो जाता है। मतलब अगर कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर, कैपेसिटर की जो फ्रिक्वेंसी है, कैपेसिटर की फ्रिक्वेंसी डीसी के लिए होगी 0 और उसका जो रिएक्टेंस है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस कैसे लिखते हैं हम, एक्स सी इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। सीधी सी बात है, इसको हम ऐसा लिखते हैं 2 पाई एफ सी और एफ की वैल्यू 0 हो गई तो जो रिएक्टेंस है इसका वो हो जाता है इनफाइनाइट, मतलब इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। रेजिस्टेंस इसका इनफाइनाइट हो गया तो दैट मीन्स कि करंट की वैल्यू क्या होनी है, 0 होनी है ना। वायर ब्रेक हो गया तो करंट की वैल्यू कितनी होनी है, 0 होनी है। तो इसलिए यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो 0 हो जो है वो खत्म हो जाती है इसमें से। तो करंट क्या हो जाता है, 0। करंट 0 हो गया पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि अब ये ओपन बैटरी की तरह काम करता है, ओपन सोर्स की तरह काम करता है, वोल्टेज इसका खर्च ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज हो जाता है मैक्सिमम और करंट हो जाता है 0। ठीक है, करंट हो गया 0, वोल्टेज हो जाता है मैक्सिमम। तो इस केस में क्या होगा, जो रजिस्टर लगा होगा रजिस्टर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कहने का मेरा क्या है कि जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर अब ये कैपेसिटर ब्रेक वायर की तरह काम कर रहा है, ब्रेक वायर की तरह काम कर रहा है तो ये टूट गया यहाँ से कनेक्शन। वोल्टेज यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, वोल्टेज मैक्सिमम हो गया और ये वाला रजिस्टर भी अब हमारे कोई काम का नहीं रहा। अब यहाँ टर्मिनल के ऊपर जो भी वोल्टेज आती है वो सीधी सीधी कौन सी वोल्टेज आ जाती है, वी इनपुट वोल्टेज आ जाती है। किस केस में, अगर यहाँ पर डीसी सप्लाई होती है। कौन सी सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई होती है। ठीक है, डीसी गेन की बात कर रहे हैं। तो इस सर्किट के अंदर क्या चेंज हुआ, यहाँ पर ये रजिस्टर था वो हट गया और यहाँ से जो कैपेसिटर था वो हट गया, यहाँ सीधा सीधा इनपुट के ऊपर वोल्टेज आ गया।
अगर सप्लाई कौन सी होती, डीसी सप्लाई होती ना, यहाँ पर तो सिर्फ वी इन लिख रखा है, डीसी सप्लाई होती तो कैपेसिटर हटता और साथ में रजिस्टर भी हटता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिल सकते हैं। मतलब आपको वोल्टेज लगा के दे दे, कैपेसिटर भी लगा के दे दे, फिर उस केस में गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने कैपेसिटर को काउंट कर लिया कि आपने तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा जैसे मैंने आपको बता दिया, पर वहाँ पर फंडा कुछ और ही लग रहा है। क्या लग रहा है कि डीसी सप्लाई हो रही है तो कैपेसिटर सप्लाई नहीं देगा। कैपेसिटर सप्लाई नहीं देगा मतलब वो करंट को ज़ीरो करेगा और रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इस केस में जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, उसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के एम्पलीफायर के लिए सिंपल नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन गया, तो उसका गेन कितना आएगा, 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई। और अगर ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो उसका सिंपल गेन हमें पता है कितना होता है, माइनस आर एफ अपॉन आर आई। कहने का कुल मिला के मतलब सीधा सा है कि यहाँ पर वोल्टेज का आपको ध्यान रखना है। इनपुट पर जो वोल्टेज अप्लाई हो रही है वो डीसी वोल्टेज है तो कहानी चेंज हो जाएगी, और अगर एसी वोल्टेज है तो फिर आपको वही मेथड यूज करना है जो अभी तक हम बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें अब कैपेसिटर की जगह आपको लगा के दे दिया इंडक्टर। यहां पर अब आपको लगा के दिया है इंडक्टर, लगा के दिया है। तो इंडक्टर लगा के दिया है तो अब क्या चेंज होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये दोनों आ गए सीरीज में, तो यहां पर जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आर एफ प्लस इसका कितना हो जाएगा एक्सएल। इसको कैसे लिखोगे, आर एफ प्लस जे ओमेगा एल, आर एफ प्लस जे ओमेगा एल। तो इसके लिए अब यहाँ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ये है और ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, जीरो है। तो यहाँ जितना वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज कितना आ जाएगा, जीरो जाएगा। और ये कौन सा टर्मिनल है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो इसका जो गेन का फॉर्मूला है हमें पता है आर एफ अपॉन आर इन होता है। तो इसका जो गेन का फॉर्मूला है वी नॉट अपॉन वी इन इक्वल्स टू माइनस आर एफ अपॉन आर आई। अब इसका जो आर एफ है वो किसके बराबर है, वो नेट रेजिस्टेंस के बराबर है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, वी नॉट अपॉन वी इन, और ये माइनस, ये पूरी की पूरी वैल्यू अगर मैं लिखूं तो ये बन जाएगा आर एफ प्लस जे, को ब्रैकेट में लिख देता हूं, ओमेगा एल, और ये वैल्यू किसके बराबर, अपॉन आर आई। हमें इसका क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे वी नॉट अपॉन वी इन, और मैग्नीट्यूड में लिखे तो ये बनेगा आर वन स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन इसको डिवाइड किया हुआ है हमने आर वन से। अब हम R1 से इंडिविजुअली इसको डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो वी नॉट अपॉन वी इन, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आर एफ अपॉन आर वन स्क्वायर में प्लस ये बनेगा ओमेगा एल अपॉन आर वन स्क्वायर। हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन कितना निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे इसमें से आर एफ अपॉन आर वन, पूरे में से कॉमन निकाल लेंगे। तो पूरे में से कॉमन निकाल लिया हमने, आर एफ अपॉन आर वन। स्क्वायर कॉमन निकालोगे बाहर आकर, स्क्वायर रूट से वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा वन प्लस, आर एफ अपॉन आर वन गया है तो यहाँ पर आएगा आर एफ आ जाएगा नीचे, है ना। तो यहाँ बनेगा ओमेगा एल अपॉन आर एफ, और ये रहेगा स्क्वायर में, ओमेगा एल अपॉन आर एफ ये रहेगा स्क्वायर में। तो ये क्या आ गया, ये आ गया इसमें गेन आ गया, उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये वाली जो क्वांटिटी है इसको लिखने का तरीका मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यानी कि मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, वी नॉट अपॉन वी इन इक्वल्स टू, ये वाली क्वांटिटी ऐसे की ऐसे लिख रहने दी, आर एन आर एफ अपॉन आर इन। इसको मैंने चेंज कर दिया, इसको लिख दिया वन प्लस, इसको मैंने लिखा ओमेगा अपॉन आर एफ अपॉन एल एफ, आर एफ अपॉन एल एफ। अब इस क्वांटिटी को मैं इक्वल कर देता हूँ, इक्वेट कर देता हूँ। कहने का मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ओमेगा इक्वल्स टू आर एफ अपॉन एल एफ। तो जब आपके पास इंडक्टर लगा होगा तो इंडक्टर के केस में ये होगी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये क्या कहलाएगी, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। इसके केस में ये कहलाएगी इंडक्टर के केस, ठीक है। और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ सी, तो यहाँ से एफ सी की वैल्यू जो है वो बन जाएगी 1/2 पाई, और ये एफ सी, तो एफ सी 2 पाई नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू आर एफ अपॉन एल एफ, है ना, हाँ ठीक है, 2 पाई, और ये होगा आर एफ और अपॉन एल। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई, जब हमारे पास क्या लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों सीरीज में लगे थे, अब वो दोनों लगे हैं किसमें, पैरेलल में, पैरेलल में लगे हैं। तो पैरेलल में लगे हैं तो इस कॉम्बिनेशन का, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा, वो आएगा आर वन और जे ओमेगा एल, ये बनेगा आर वन प्लस जे ओमेगा एल, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है तो यहाँ पर वी नॉट
अपॉन वी इन, वी नॉट अपॉन वी इन इक्वल्स टू माइनस आर एफ अपॉन इनपुट। अब ये हो गया इनपुट, तो ये इनपुट हो गया आर पैरेलल। वैल्यू डाल दो यहाँ पर, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, आर एफ एज इट इज है, आर एफ की वैल्यू एज इट इज है जो है, तो ये आर एफ है, और आर इन की जो वैल्यू है वो हो गई आर वन जे ओमेगा एल, और ये ऊपर चला गया तो ये वैल्यू आ गई आर वन प्लस जे ओमेगा, ये वैल्यू बन गई, ठीक है, आर वन प्लस जे ओमेगा एल। यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करें, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम पहले। इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम लिखेंगे वी नॉट अपॉन वी इन, और मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो ये होगा आर एफ अपॉन आर आई वन। इसको मैंने अलग करके लिख दिया, और इसको मैंने इस मैग्नीट्यूड में लिख दिया आर वन स्क्वायर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये नीचे वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगी ओमेगा और L1, ये L1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी मैं L1 लिख देता हूँ L1, और यहाँ पर भी L1, तो ये भी हो गया L1। ठीक, तो इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, ओमेगा एल से डिवाइड कर देते हैं इस पूरे को, तो इसको पूरे को ओमेगा एल से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, वी नॉट अपॉन वी इन इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ इसलिए माइनस हट गया, तो आर एफ अपॉन आर आई, और इसमें ओमेगा एल से इसको डिवाइड कर दिया तो ये बचेगा वन प्लस आर अपॉन ओमेगा आर वन है ओमेगा एल वन, ये हो जाएगा किसमें, स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि जो ओमेगा की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो वोल्टेज गेन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वोल्टेज गेन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा फिल्टर है, लो पास फिल्टर है। तो ये कौन सा फिल्टर हो जाएगा, लो पास फिल्टर। ठीक है, क्यों, क्योंकि गेन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, गेन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये कौन सा फिल्टर हो गया, लो पास फिल्टर हो गया। ठीक, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करना है। हमने इसके दोनों केस देख लिए, कैपेसिटर के भी और इसके इंडक्टेंस के भी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे इसमें हमें करंट कैलकुलेट करनी है, आई। आई कौन सी करंट है, यहाँ पर ये जो करंट है आई, इसको हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले इस पॉइंट को कंसिडर कर लेता हूं मैं पी, और इस पी पॉइंट पर लगा देता हूं किरचॉफ करंट लॉ। अप्लाई KCL एट पॉइंट पी, तो इस पी पॉइंट के ऊपर हमने KCL लगा दिया। पी पॉइंट के ऊपर KCL लगाया तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा, यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट का, तो ये बनेगा, ये मान लेते हैं यहाँ पर ये ग्राउंडेड है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 0 है, तो यहाँ पर भी वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा। तो ये बनेगा 2 माइनस 0, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, 1 किलो ओम प्लस, ये बनेगा वी नॉट माइनस 0 ऑन, और ये कितना है, 2 किलो ओम का, ये हो गया 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू हमें मिलेगी 4 माइनस का, वी नॉट की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस का 4। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ I2 करंट की वैल्यू निकालना चाहूँ, कौन सी करंट, I2 करंट किसके बराबर है, वी नॉट माइनस 0 अपॉन 2, यहाँ से माइनस 4 अपॉन 2, तो ये I2 की वैल्यू आ गई माइनस 2 मिली एम्पियर। और माइनस 2 मिली एम्पियर का मतलब है हमने जो डायरेक्शन ली हुई है वो गलत ली हुई है। तो एक्चुअल में डायरेक्शन जो है, तो एक्चुअल में डायरेक्शन ऐसी आनी चाहिए, इस तरह से ये डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, अब हम निकालेंगे I3। तो I3 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर वोल्टेज आ गया आपके पास, तो I3 के लिए इस सर्किट को अलग कर लो, ये सर्किट को अलग कर लो। तो यहाँ पर ग्राउंडिंग है, ग्राउंडिंग का मतलब वोल्टेज है 0, तो ये 2 किलो ओम का रजिस्टर है, और यहाँ पर जो वोल्टेज आपको दे रखा है, जो आपने निकाला है अभी, वो कितना है, -4 आया है। ठीक, ये जो वोल्टेज आया है यहाँ पर आया है -4, करंट का फ्लो आपको ऐसे दिया हुआ है। I3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 माइनस 4 ऑन 2, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 2 मिली एम्पियर, और अगर ये पॉजिटिव आया है इसका मतलब करंट की जो डायरेक्शन है वो सही है। अब ये पॉइंट को कंसीडर कर लो, लेट सपोज कि ये पॉइंट है Q, तो अप्लाई करो KCL एट Q पॉइंट। तो अप्लाई KCL एट Q के ऊपर तीनों देखो, Q पॉइंट जो है उसके ऊपर I2 भी आ रहा है, उसके ऊपर I3 भी आ रहा है, और उसके ऊपर ये I करंट भी आ रही है। हमें I निकालनी है, तीनों अंदर आ रही हैं तो तीनों का समेशन कर दो, यानी कि I प्लस I2 प्लस I3। अब मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी है I2 करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी है, तो इसलिए अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। अगर नेगेटिव ले ली तो आंसर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो खेल खत्म हो जाएगा, मतलब आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दोगे, तो वो नहीं करना है ना। तो वो डायरेक्शन आप देख लेना, मैंने चेंज कर दिया, ध्यान रखना। तो I
प्लस ये 2 मिली एम्पियर हो गया, ये भी कितना हो गया 2 मिली एम्पियर हो गया और ये हो गया 0। आई की वैल्यू कितनी हो गई -4 मिली एम्पियर। दैट मीन्स कि हमने जो डायरेक्शन ली हुई है आई की वो गलत है। हमने अभी डायरेक्शन ली है आउटवर्ड्स, यानी कि ये किधर की तरफ होगी, इनवर्ड्स ये डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर आइडियल एम्पलीफायर अज्यूम किया हुआ है और वैल्यू ऑफ करंट I1 निकालना है। I1 कौन सी करंट है, ये वाली करंट है I1, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो 5 किलो ओम रेजिस्टर I1 की नहीं, I की वैल्यू निकालनी है। ये तो I1 करंट है, एक मिनट रुको। ये वाली करंट आपको निकालनी है, ये वाली। होना तो वैसे ही है, ठीक वैसे ही। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट कंसिडर कर लो आप P, तो इसके ऊपर आप लगा लो KCL। तो KCL एट पॉइंट P। तो P पॉइंट के ऊपर आपने लगाया KCL। अब यहाँ पर तो सीधी करंट की वैल्यू आपको दे रखी है ना, यहाँ सीधी करंट की वैल्यू दी हुई, तो आपको वोल्टेज का चक्कर है ही नहीं। तो यहाँ लिख दिया आपने 1 मिली एम्पियर। दूसरी करंट कौन सी आ रही, I2 के लिए लिख दिया आपने V0 -0 और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है 2 किलो ओम, ये मिली एम्पियर में है ही ऑलरेडी, ये भी बन गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास V0 की वैल्यू आ जाएगी और वो आ जाएगी -2 वोल्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। I2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी V0 -0/2। V0 की वैल्यू आ गई -2, तो -2/2 ये हो गया -1 मिली एम्पियर। अगेन वही कहानी, हमारी जो डायरेक्शन है जो हमने कंसिडर की हुई है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये I2 की डायरेक्शन होगी। तो इस पॉइंट को आप ले लो Q लेने से पहले I3 की वैल्यू आप निकाल लो। तो I3 के लिए ये सर्किट हो गया, I3 के लिए ये सर्किट हो गया, ये यहाँ पर वोल्टेज हो गया 0 और यहाँ पर वोल्टेज कितना हो गया -2 वोल्ट और ये I3 है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है कितना 2। कितना बनेगा, ये बनेगा 0 -2 वोल्ट और अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 और ये किसके इक्वल है I3। तो ये I3 की वैल्यू जो है वो कितनी बनेगी 0 -2 है ना, तो ये बन जाएगी 1 मिली एम्पियर बन जाएगी। ये करंट की जो डायरेक्शन है वो कितनी हो गई 1 मिली एम्पियर। V0 की वैल्यू सही है ना, हाँ सही है, ठीक है। तो ये करंट की वैल्यू आ गई 1 मिली एम्पियर। वही सब सेम कहानी Q पर, तो अप्लाई KCL एट Q पर KCL अप्लाई करोगे तो वही I प्लस I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। I1 की वैल्यू कितनी है, I3 है ना, ये I2 और ये I3। I2 की वैल्यू हमने साइन चेंज कर दिया है तो वो बन गई है I2 1 मिली एम्पियर, तो ये 1 मिली एम्पियर। I3 भी कितना हो गया 1 मिली एम्पियर, ये हो गया 0, यानी कि I की वैल्यू आ गई -2 मिली एम्पियर। -2 मिली एम्पियर आ रही है, दैट मीन्स कि ये किधर की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन इसकी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। हमने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर, ठीक है। इंटीग्रेटर में क्या होता है, जो कैपेसिटर है वो कहाँ लगा होता है, जहाँ पर फीडबैक रेजिस्टेंस लगा होता है वहाँ पर लगा होता है कैपेसिटर, वो होता है इंटीग्रेटर। और इंटीग्रेटर काम करता है किसका, इंटीग्रेटर का, मतलब इंटीग्रेट करने के काम आता है। तो एक इंटीग्रेटर सर्किट जो है वो किसकी तरह काम करता है, लो पास फिल्टर की तरह काम करता है। ये शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, छोटे छोटे। इंटीग्रेटर किसकी तरह काम करता है, लो पास फिल्टर की तरह काम करता है। वहीं हमने डिफरेंशिएटर भी पढ़ा हुआ है। वो डिफरेंशिएटर जो है उसमें जो कैपेसिटर है वो कहाँ पर लगा होता है, जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसके पास लगा होता है, जो कैपेसिटर लगा होता है। तो जो डिफरेंशिएटर है वो किसकी तरह काम करता है, वो हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है। जबकि जो इंटीग्रेटर है वो किसकी तरह काम करता है, लो पास फिल्टर की तरह काम करता है। ये कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रखेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके आगे के जो लेक्चर्स है वो आने वाले सेशंस के अंदर हम करेंगे। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेशंस और आएंगे। देन ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लगभग सभी क्वेश्चंस हम अच्छे से कवर कर चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।